शुभ संध्या, गुड इवनिंग। हम सभी लगातार वो माइक अच्छा है, संचालक हमेशा अपने लिए अच्छा माइक रखते हैं, वो बीच बीच में भी बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं। तो इतनी बेहतरीन रचनाओं के बीच में एक बेमेल सुर लगाना, पार्ट टाइम कवि को बुलाना जो प्रोफेशनल कवियों के बीच में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी मंचों पे आ जाता है। और जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है। तो हम इसलिए कुछ इंटरेस्ट हॉबीज़ तैयार कर लेते थे ताकि इंटरव्यू में बता सकें कि हमारे पास कुछ इंटरेस्ट और हॉबीज़ हैं। और जैसे ही पढ़ाई लिखाई ख़त्म होती थी या इंटरव्यू का सिलसिला ख़त्म होता था, हम भूल जाते थे कि हमारे अंदर कुछ हॉबीज़ भी हैं, कुछ इंटरेस्ट भी हैं। और उसका परिणाम ये होता था कि ज़िंदगी जो है खांचे में बढ़ जाती थी। हम कभी डॉक्टर हो जाते थे, कभी इंजीनियर हो जाते थे, कभी ऑफिसर हो जाते थे, और उससे अलग हमारे पास बताने को कुछ होता नहीं था। हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारी नौकरी पे महदूद हो जाती थी। जब तक स्टूडेंट हैं आपके पास खुला हुआ आकाश, बहुत चीज़ें आप एक साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने करियर सो कॉल्ड जिसको कहते हैं, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो हमको स्मरण करना सिखाती है, हमको याद करना सिखाती है, हमको रचनात्मक होना नहीं सिखाती, हमको इंटेलिजेंट नहीं बनाती। हमको ज्ञाता बना सकती है लेकिन विवेकशील नहीं बनाती, हमको विवेकवान नहीं बनाती, हमारे पास विजडम नहीं आती, विट नहीं आती। हम पीएचडी कर लेते हैं, हम कहते हैं इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो लिखा है, हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं। आपकी अपनी सोच क्या है? ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक मकसद है। तो मैंने जो हॉबी रखी थी, मुझे याद है जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 12वीं करने के बाद जब मैं इंटरव्यू में गया तो मेरा नाम ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से मेरे नाम तक लोग पहुंचते हैं, कहते हैं भाई हरिओम शरण, हरिओम शरण है आप? मैंने कहा नहीं, हरिओम शरण तो बहुत बड़े गायक हैं। तो इंटरव्यू में, जो हॉस्टल के इंटरव्यू में मैं गया तो मुझसे पूछा गया कि हरिओम शरण का गाना सुनाइए। मैंने बोला कि मुझे संगीत में इंटरेस्ट है, तो हरिओम शरण का गाना सुनाया। फिर अभी डॉक्टर हरिओम पवार वो है, तो जैसे मैं जाता हूँ दौड़ के, अच्छा कब तक मेरी तमाम रचनाएं उनके नाम से, उनकी तमाम रचनाएं मेरे नाम से कोट की जाती हैं। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सिर्फ अकेला हरिओम कब बचेगा। उनके प्रति सारे पूरे सम्मान के साथ, ये सभी हमारे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने संगीत की एक अजस्त्र धारा बिखेरी है, और डॉक्टर हरिओम पवार ने वीर रस की रचनाओं से पूरे देश का नाम जो है वो रोशन किया। और आज कानपुर के सभागार में शायद मैं तीसरी बार आया हूँ, पहले 2 बार जिलाधिकारी कानपुर रहते हुए, और तीसरी बार अभी हमारे जो कुलपति हैं वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर विनय पाठक जी की वजह से, और ये हमारे विकास जो इस आयोजन के पीछे हैं, इन्होंने मुझे बुलाया। और जैसे मैंने कहा कि मैं पार्ट टाइम कवि हूँ या शायर, तो उस तारुफ से, उस परिचय से, उस इंट्रोडक्शन से आपके बीच में हूँ। भाई श्लेष, इनका नाम ही श्लेष है, तो ये अपने नाम के मुताबिक बहुत ही काव्यात्मक जो व्यंजना रखते हैं और बहुत अच्छा संचालन करते हैं। लगातार हमारे साथ ये कई बार मंचों पर रहे, और सरला जी ने जो समा बांधा यंगस्टर्स के सामने, आप कुछ मत करिए, प्यार मोहब्बत की बात करिए, बस खुश रहेंगे। तभी तो 25 साल तक तो ये काम कर देगा, 25 साल के बाद क्या करेंगे? कौन सी चीज़ पे आप खुश होंगे बताइए? तो इश्क जो है एक धीमी आंच पे पकने वाली चीज़ है, उसको रेडीमेड आपकी जेब में नहीं रखा जा सकता। हमारे कवि लोग हैं जो तुरंत 4 लाइन लिख देते हैं,
और आप ताली बजा देते हैं। सरला ने कहा कुछ आहू कहिए तो ऐसा आहू किया जैसे कोई आयोडेक्स की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए नहीं कहा था, वो कहा था कि आप जो कविता की जा रही है उसका मर्म समझें। कमल मुसद्दी जी, हम लोग जब ठीक 10 साल पहले, अब 11 साल, ठीक 11 साल पहले मैं आपके ज़िले में जिलाधिकारी था और लगभग 1.25 साल के आसपास था कमल जी। तब से हम लोग के साथ और बेहतरीन, बहुत अच्छी महिला तो हैं ही, बहुत ही सौम्य महिला हैं और रचनाकार भी हैं। आपने सुना, बहुत संगीतात्मक, संगीत से सराबोर आपका जो स्वर है वो है। तो आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, शायद आपको बहुत, तब उसके बाद से ही पहली बार देख रहा हूँ तो बहुत खुशी हुई मुझे। और अखिलेश जी हमारे कुलीग हैं और मित्र हैं, और ये कोई ऐसा मंच नहीं जहाँ मैं गया हूँ जहाँ ये ना मिले मुझे। तो इस बार मैंने सोचा था कि अखिलेश जी नहीं है, मैं हूँ। लेकिन जब मैं पहुंचा, बाद में मुझे कान में विकास ने बताया कि अखिलेश जी भी आ रहे हैं। मैंने कहा चलो, अखिलेश जी के बिना तो मंच अधूरा रहता ही है कहीं भी, तो अखिलेश जी आ गए तो और शोभा बढ़ गई। और डॉक्टर सुरेश अवस्थी जो आपके बीच के हैं, तो ये मेरा इस तरह मैं समय काट रहा हूँ। डॉक्टर सुरेश अवस्थी आपके बीच के हैं। लगातार मैं जब कानपुर में आया तो मैं सोचा कि बहुत बड़े कवि हैं, स्थानीय कवि हैं, और ये देश में कविताएं कम पढ़ते हैं, दुनिया में घूम घूम के कविताएं ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि देश में इनको समझने वाले लोग हैं नहीं। बाहर लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अब हिंदी को और हिंदी कविता को जो है ना, बाहर समझने वाले लोग ज़्यादा है, देश में कम। इसलिए जो लोग देश से बाहर जाके कविताएं पढ़ते हैं वो बड़े कवि हो जाते हैं। तो इनमें से कई बड़े कवि बैठे हुए हैं। मैं इत्तेफाक से तो ये तो रहा तारुफ। अब मैं क्या कि मैं आ रहा था तो मैंने सोचा भाई मैं क्या करूँगा, क्या सुनाऊंगा आपको। तो मैं कभी कानपुर चल रहा हूँ, तो कानपुर क्या चीज़ है, मैं 4 लाइन में सोचते हुए मैंने आया कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन तो आप दे देंगे, भाई मैं कानपुर का इंट्रोडक्शन क्या दूंगा। तो मैं 4 लाइन आपके कानपुर को समर्पित करता हूँ, ठीक है। जो मैंने सोचा कि मैं यहाँ रहा हूँ, तो जिसे गंगा किनारे जगमगाता नूर कहते हैं, जिसे गंगा किनारे जगमगाता नूर कहते हैं, जिसे धन धान्य सुख समृद्धि से भरपूर कहते हैं, जिसे गंगा किनारे जगमगाता नूर कहते हैं, जिसे धन धान्य सुख समृद्धि से भरपूर कहते हैं, जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, सुना है उस शहर को लोग कानपुर कहते हैं। जिसे गंगा किनारे जगमगाता नूर कहते हैं, जिसे धन धान्य सुख समृद्धि से भरपूर कहते हैं, जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, सुना है उस शहर को लोग कानपुर कहते हैं। अब बहुत तारुफ किया मेरे बारे में, बहुत परिचय कराया, तो मैं अपना परिचय जो है वो 2 लाइन में कराता हूँ। तो मैं 2 लाइन जो है ट्विटर पे लिखता हूँ रोज। बहुत लोग जुड़ गए मुझसे, हज़ारों लोग। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास है क्या, इस वजह से ठीक है, बहुत लोग हैं, मेरा अपना क्या है। हालांकि वो बहुत लोग भी बड़ी मेहनत से आए हैं, मैं भी बड़ी मेहनत से आया हूँ, मुझे किसी ने पहुँचाया नहीं है। कोई ऐसी जगह पहुँचने पर जो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके माँ बाप भी नहीं पहुँचा सकते, तो आपका अपना संघर्ष। तो मैंने कहा कि जो मुझे समझ में आया इतने 20-25 साल सोचने के बाद, मेरे पास क्या है, तो वो 2 लाइन में मैं बताता हूँ कि मेरे वजूद में
इंसानियत की खुशबू, मेरे वजूद में इंसानियत की खुशबू है, सुरों का रंग है, हिंदी ज़बां का जादू। ये टोटल मेरी पहचान है। अब मैंने जैसे इसको ट्विटर पे डाला, क्योंकि हिंदी दिवस था, तो मैंने लिखा भाई सुरों का रंग है, हिंदी ज़बां का जादू। तो कुछ हिंदी प्रेमी आ गए नीचे, आजकल जो ट्रोल करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये हिंदी कहाँ है, ये तो उर्दू है। तो वजूद, जादू, खुशबू, तो हमने कहा रुकिए, तो मैंने कहा हिंदी लिख रहा हूं। मेरे अस्तित्व में दिन रात मानवता सुवासित है, ठीक है। तो मेरे अस्तित्व में दिन रात मानवता सुवासित है, और मेरे अधरों पे हिंदी है, मेरे अधरों पे हिंदी है, मेरे सीने में है सरगम। तो ये लिख दिया मैंने कहा इसमें से दो आसान, जिसमें से जो आसान लगे वो ले लो, वही हिंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अशोक चक्रधर जी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल वार्मिंग कितनी हिंदी निकाली। तो भाई हिंदी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लाठी लेके आप निकालें। क्या है कि भाषा जो है आपको रास्ता दिखाती है, आप भाषा को रास्ता दिखाने की कोशिश मत करें, सबसे बड़ी चीज है। और ये हम नहीं कह रहे, ये जो है हमारे पूर्वज, भक्ति काल के पूर्वज,